नमस्ते बच्चों। तो आज हम नवीन हिंदी व्याकरण बुक से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। उसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भाषा और व्याकरण। भाषा भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, अनुभवों और ज्ञान को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। भाषा केवल बोलने और सुनने का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारे समाज, संस्कृति और विचारधारा की पहचान भी है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी सरल, सहज और वैज्ञानिक भाषा है, जो हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी है। भाषा दो प्रकार की होती है, बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा। बोलचाल की भाषा वे भाषा है जो हम रोज़मर्रा के जीवन में बोलते हैं। लिखित भाषा वे भाषा है जिसे हम लिखते हैं, जैसे पत्र, निबंध, समाचार आदि। भाषा के अंग। भाषा 5 अंगों से मिलकर बनती है। जैसे पहले ध्वनि निकलेगी मुंह से, फिर ध्वनि निकलेगी वो शब्द बनेगा, शब्द के बाद में वो वाक्य बनेगा, वाक्य के बाद में उसका अर्थ निकलेगा और अर्थ निकलने के बाद में ही व्याकरण कहलाता है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के मेल से निर्मित शब्द निर्माण होता है। वाक्य शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिसे पूरा विचार प्रकट होता है। जिसे हम कोई बात कहना चाहते हैं तो वो पूरी बात वाक्य के द्वारा बताई जाती है। अर्थ शब्द और वाक्य से जो भाव प्रकट होता है उसे अर्थ कहते हैं। जैसे हम खुश शब्द बोलेंगे, खुश, वो खुश है, या सामने वाक्य बोला वो खुश है, तो वो खुश होने का भाव प्रकट होगा, वही खुश है। वह रो रहा है तो वो रोने का भाव प्रकट होगा। इस तरह व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और नियमों को जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। मतलब व्याकरण क्या है? तो भाषा के शुद्ध रूप को और नियमों को जानने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। हिंदी भाषा के वर्ग। हिंदी भाषा के वर्गों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे स्वर, जिसे आचार्य भी कहते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब स्वर अपने आप में पूर्ण है, इन्हीं के द्वारा बोला जाए, इसमें किसी और का वर्ग का सहायता नहीं ली जाती है। स्वर कौन से है? तो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, एह, ये हमारे स्वर है। फिर हमारा आता है व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से किया जाता है, हिंदी में उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे अगर के बोलेंगे तो इसमें स्वर का उपयोग हुआ है। के आधा है, लेकिन इसमें ए लगा देंगे तो के पूरा हो जाएगा, तो इसमें स्वर का सहायता ली जाती है। जैसे के, खे, घे, गे, अणे, चे, छे, जे, झे, इए, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, से, शे, हे, अक्षय, तर्रे, ज्ञानी, ये सब हमारे व्यंजन हैं। भाषा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमें अपनी भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए ताकि विचार स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंच सके। जैसे ये ए पर बिंदी लगी हुई है तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और ये ए के पीछे 2 बिंदी लगी है तो इन्हें क्या बोलेंगे? विसर्ग। में तो भी स्वर ही माने गए हैं। इस प्रकार हिंदी में कुल स्वर मात्राएं हैं। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रखी है तो हम इधर मात्राएं पढ़ ले। जैसे ये ए की कोई मात्रा नहीं होती है
आ की मात्रा, जैसे ये आ की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, फिर ये बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, फिर ये बड़े ऊ की मात्रा। इधर ए की मात्रा जो एक मात्रा होती है, आई की मात्रा जिसमें दो मात्राएं होती है, ओ की मात्रा जिसमें एक मात्रा होती है, और औ की मात्रा जिसमें दो की मात्रा होती है। और ये री हमारा जो ये ए है अंग, इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, और जो ए है इसमें विसर्ग लगा हुआ है। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। व्यंजन ध्वनियों को पांच वर्गों स्पर्श, मतलब जो व्यंजन ध्वनियाँ इन्हें हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। एवं स्पर्श, अंतस्थ और उसमें व्यंजनों में भी बांट सकते हैं। 5 तो वर्गों में बांट सकते हैं, और स्पर्श व्यंजन अलग है, अंतस्थ व्यंजन अलग है, और उसमें व्यंजन अलग होंगे। देखो, के वर्ग जैसे के, खे, घे, घे। चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, जो ये इनके 5, इस के वर्ग का 5वां जो वर्ण है, जैसे अणे, फिर ई का ई है, फिर इसका ण, फिर इसका ने, फिर इसका में, ये सब नासिक्य ध्वनि है। तो ये सब हमारी नासिक्य ध्वनि है। फिर हमारे जो ये कोष्टक में लिखा हुआ है, ये सब नासिक्य ध्वनियाँ कहलाती है। अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो ये उन्हें कहते हैं, जैसे यहाँ मिस्टेक हो रखा है, बाकी यहाँ ये, रे, ले, वे, ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर उसमें व्यंजन से सलगम, सड़कोन, फिर ये सड़क होगा, फिर ये हल होगा, ये उसमें व्यंजन है। उक्त व्यंजन ध्वनियों के अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी है, जो इस प्रकार, जैसे ये कक्ष, ये किससे बनता है? तो के आधा और से आधे से कक्ष बन गया। और तरे किससे बनता है? ते आधा और रे आधा से तरे बनता है। और ज्ञानी किससे बनता है? तो ई और जे आधा से बनता है। कुल मिलाकर 36 ध्वनियाँ है। इस प्रकार स्वर 36 व्यंजन कुल 49 ध्वनियाँ कहलाती है। 13 स्वर हो गए, 36 व्यंजन हो गए, तो टोटल 49 ध्वनियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन से कंठीय व्यंजन है, कौन से तालु है। जैसे ए, आ और के वर्ग पूरा और विसर्ग, ये कंठीय व्यंजन है। इन्हें कंठ यानी कोमल तालु से बोला जाता है। फिर ई, बड़ी ई और चे वर्ग और ये और से, ये तालव्य ध्वनि है। फिर री, फिर ए वर्ग, फिर रे और से, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। फिर ते वर्ग, फिर ले और से, ये दंत्य कहलाते हैं। फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ और पे वर्ग, ये ओष्ठीय ध्वनि कहलाते हैं। फिर एह और है और ए और ने और में, ये नासिक्य कहलाते हैं। फिर ए और आई कंठ तालु कहलाते हैं। फिर ओ और औ कंठोष्ठ कहलाते हैं, और वे दंतोष्ठ कहलाते हैं, और है अली जीवा कहलाते हैं। कंपन या स्वर तंत्रियों की स्थितियों के आधार मानकर वर्णों को घोष और घोष श्रेणी में भी वर्गीकृत किया गया है। तो वर्णों का उच्चारण, वर्ण वे ध्वनि हैं जिसे हम स्पष्ट रूप से बोल और सुन सकते हैं। हिंदी वर्णों के उच्चारण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे और फे। और घोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे घे, घे, जे, झे, डे, ढे, दे, धे, बे, भे, तथा सभी स्वर भी घोष वर्ण होंगे। महाप्राण और अल्प प्राण, महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है, जैसे खे, घे, छे, जे,
ठे, डे, धे, थे, फे, भे, इन सब में अधिक वायु निकल। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती, जैसे के, गे, चे, जे, टे, डे, ते, दे, पे, बे, इन सब में। नासिक की ध्वनियाँ जिन ध्वनियों के उच्चारण नाक से होता है उन्हें नासिक के कहते हैं, जैसे इया, इये, णे, ने, में, ये सब नासिक कहलाती है। उच्चारण के स्थान पर हमने पहले भी पढ़ ली, जैसे कंठ्य के वर्ग पूरा और ए और आ। तालव्य जैसे चे वर्ग पूरा और ई स्वर। मूर्धन्य टे और ठे और री। और दंत्य ते वर्ग पूरा और ले और से। ओष्ठ्य जैसे पे वर्ग पूरा और ऊ और बड़ा ऊ। ये सब उच्चारण स्थान के आधार पर। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जैसे अकक्षे, ये किसे बनता है? तो के आधा और से आधे से बनेगा। तरे, ते आधा और रे आधा से तरे बनेगा। ज्ञानी, जे आधा और इये आधा से ज्ञानी बनेगा। और श्रेय, शे आधा और रे तो श्रेय बनेगा। देवनागरी लिपि का मानकीकरण, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। शुद्ध लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। मात्राओं का सही प्रयोग करें, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझें, विसर्ग का सही उपयोग करें, संयुक्त व्यंजनों को शुद्ध रूप से लिखें, जैसे अंश यानी अनुस्वार, और जो यहाँ पर हम ये चंद्र बिंदु लगाए इसे अनुनासिक कहते हैं, और जो दुख के बीच में 2 बिंदियां आ रही इसे विसर्ग कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, स्वर, स्वर 11 भी है लेकिन वो ए और अहंग को बोले 13 हो जाएंगे। व्यंजन 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 है और नासिक की ध्वनियाँ 5 है। हिंदी वर्णमाला वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित है। स्वरों, व्यंजनों, उच्चारण स्थान तथा देवनागरी लिपि के नियमों का सही ज्ञान शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और व्याकरण की समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमित अभ्यास से भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। अब हम जैसे रिवीजन कर सकते हैं, जैसे जाति के आधार पर सजातीय और विजातीय स्वर होते हैं। जैसे आ का निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस ए से आ। ई का निर्माण ई प्लस ई से ई बना। ऊ प्लस ऊ से बड़ा ऊ बन गया। विजातीय जैसे ई और ए, तो ए किसे बना? तो आई। जो ए और ई को मिलाएंगे आई, फिर ए प्लस ए को मिलाएंगे तो क्या बना? आई। थोड़ी आवाज़ तेज है, आई तो आई बन गया। फिर ए प्लस ऊ तो ओ, औ। और इस दोनों को मिलाएंगे ओ प्लस एक तो औ। मुख खुलने के आधार पर समर्थ, मुख कम खुलता है, जैसे ई, ऊ, अर्ध सवर्त, जैसे ए, ओ। विवर्त, मुख अधिक खुलता है, जैसे आ। अर्ध विवृत, जैसे ए, ऐ, औ।